नमस्कार दोस्तों, नॉलेपेडिया यूट्यूब चैनल में मैं अमर आपका स्वागत करता हूं। सरकार की बैड बैंक स्कीम के बारे में सुना है आपने? कुछ लोगों ने सुना होगा और कुछ लोगों ने नहीं। मीडिया और सरकार द्वारा बैड बैंक एक बहुत ही अच्छी और लोक कल्याणकारी चीज़ या स्कीम आ रही है, ऐसे बताया जा रहा है। लेकिन बैड बैंक क्या यह सच में अच्छी चीज़ है? चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि बैड बैंक यह क्या चीज़ है और यह वास्तव में लोगों के अच्छाई के लिए है या लोगों को बर्बाद करने के लिए है, यह भी समझ के लेंगे। लेकिन बैड बैंक के बारे में बात करने से पूर्व एक छोटी कहानी देखते हैं, जिसे सुनकर इस बैड बैंक की संकल्पना को समझना सरल हो जाएगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बातचीत शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें ताकि सारी बातें आप जान पाओ। एक समय की बात है, एक गांव में एक होशियार किसान रह रहा था, जिसके पास कुल 300 के ऊपर भेड़ बकरियां थी। अभी उस किसान के बारे में कहूँ, उसकी दो बातें बड़ी खास थी। एक, वह बड़ा कंजूस था और इसलिए उसने भेड़ बकरियों को संभालने के लिए कोई नौकर चरवाहा काम पर नहीं रखा। और दूसरी बात, वह सम्मोहन शास्त्र की कला जानता था, हिप्नोटिज्म जिसे बोलते हैं वो। अभी किसान तो ठहरा कंजूस, तो उसने अपने खेत में कोई फेंस मतलब बाड़ भी नहीं बनवाया था। खेत में कोई बाड़ ना होने के कारण भेड़ बकरियां खेत से दूर जंगलों में घास चरने चली जाती और फिर शाम को किसान उनको वापस लेकर आता। कुछ दिनों बाद सभी भेड़ बकरियों को यह बात पता चली कि भाई, यह हमारा मालिक किसान जो है वो हमारी खाल मतलब वूल ऊन लेता है। उसे निकालते समय बड़ी परेशानी होती है और एक एक को मांस के लिए मार भी डालता है और खा जाता है। दोस्तों, अपनी जान किसको प्यारी नहीं होती? तो इससे बचने के लिए एक दिन सभी भेड़ बकरियां दूर जंगल में भाग गई। जब यह बात किसान को पता चली तो वो उनको लेने के लिए जंगल में गया। हालांकि सभी भेड़ बकरियों ने उसके साथ वापस जाने से मना कर दिया। इस समस्या पर कंजूस किसान ने एक सटीक उपाय ढूंढ के निकाला। उसने सारी भेड़ बकरियों को हिप्नोटाइज मतलब सम्मोहित करना शुरू कर दिया। किसान ने उनसे कहा कि वे सभी के सभी उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और वे सभी भेड़ बकरियां अमर हैं, जो कभी नहीं मरने वाली। इससे अतिरिक्त उसने यह भी कहा कि जब ऊन निकाली जाएगी तब उनको कोई परेशानी नहीं होगी, उल्टा इससे तो उन्हें आनंद ही मिलेगा। और किसान ने उनके प्रति इतना ज़्यादा प्रेम दिखाते हुए कहा कि वो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। और सबसे बड़ी हद तो तब हुई जब उसने उन भेड़ बकरियों से यह कहा कि वे असल में भेड़ बकरियां है ही नहीं। उनमें से कुछ शेर है, कुछ चील, कुछ गरुड़, यहाँ तक कि उनमें से कुछ इंसान भी है। ऐसी मीठी मीठी बातों से कंजूस किसान ने उन सभी भेड़ बकरियों को सम्मोहित कर दिया। और फिर क्या, सभी भेड़ बकरियां किसान के साथ घर चलने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद जब कभी किसान को लगता कि उसे ऊन चाहिए या मांस चाहिए, तो किसान चुपके से एक भेड़ बकरी को उठाता और उसका काम तमाम करता। और यही सिलसिला चलता रहा। अभी इस कहानी से हमें सीख क्या मिली? सीख यह मिली कि कैसे सामने वाले को उल्लू बना के अपना फ़ायदा निकाला जा सकता है। बराबर है ना? और इन्हीं भेड़ बकरियों जैसी हालत आज हमारी हो गई है। सरकार कुछ नई चीज़ें लाती है और सरकार और मीडिया द्वारा उन चीज़ों में हमें फ़ायदा दिखाया जाता है और वैसे ही भेड़ बकरियों के समान हम उल्लू बन जाते हैं, जो भविष्य में मारे जाएंगे। कहने का अर्थ नुकसानी में जाएंगे, ऐसा है। आशा करता हूँ आप कहानी की सीख समझ गए होंगे। तो चलिए बैड बैंक की बात करते हैं। बैड बैंक एक ऐसी संकल्पना है, मतलब जिस बैंक के पास बहुत बड़ी मात्रा में एनपीए है। एनपीए का अर्थ है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सभी बैंकों का सबसे बड़ा एसेट क्या है? लोन, कर्जा देना, सही है ना? तो एनपीए मतलब ऐसे लोन जो लोन लेने वालों से चुकाया नहीं जाने वाला। हो सकता है उसका कारोबार, बिजनेस डूब गया हो। अभी कुछ 2 सालों में जो संकट आया उसमें ऐसे कारोबार बंद होना, नुकसान होना स्वाभाविक है। तो भारत में ऐसे कई बैंक हैं जिनके एनपीए निरंतर बढ़ रहे हैं और ऐसे मुश्किल में पड़े बैंकों को संकट से निकालने के लिए सरकार ने एक उपाय ढूंढ के निकाला, यह बोल के कि सभी बैंकों का कल्याण होगा। सरकार ने बैड बैंक यह पहल शुरू की। सरकार ने 2 कंपनियां बनाई इसके लिए। एक तो NARCL मतलब नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शनल कंपनी लिमिटेड,
और दूसरी कंपनी IDRCL, मतलब इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। अब यह दो कंपनी काम क्या करेगी वो देखते हैं। पहली कंपनी NARCL जो है वो ऐसे NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो बैंकों के पास है उन्हें बैंकों से लेगी। अभी जैसे कार का लोन चुकता नहीं किया गया तो कार उठाई जाती है ना, उसी प्रकार एसेट के तौर पर कुछ भी हो सकता है, कंपनी, मशीनरी, बिल्डिंग, गाड़ियाँ, ऐसा कुछ भी जो कारोबार में लगता है, एक तरह से इसे प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ऐसे सभी तरह की चीज़ें अपने पास लेगी सरकार की यह कंपनी। कहने का मतलब टेक ओवर करेगी, सीधे शब्दों में कहूँ तो जब्त करेगी। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब दूसरी कंपनी जो है IDRCL, यह कंपनी क्या करेगी, जो भी चीज़ें प्रॉपर्टी टेक ओवर की है NPA के नाम पर, उन्हें ग्लोबल मार्केट में जाके बेच देगी। और जो भी पैसा आएगा वह पैसा जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बैंकों को वापस करेगी। अभी यहाँ पर आप बोलेंगे कि अरे भाई यह तो अच्छी बात है। आप क्या, हर कोई इसे अच्छा ही बोलेगा, और यह बात मैं पहले से जानता था, इसलिए मैंने पहले आपको वो भेड़ बकरे वाली कहानी बताई, ताकि आप यह समझ पाओ कि जो कुछ भी हमें बताया जाता है, दिखाया जाता है, ज़रूरी नहीं कि वो जितना अच्छा दिख रहा है वो हमेशा अच्छा ही हो। बात को समझो। अभी आप बैड बैंक, NPA और दो कंपनियों के बारे में समझ गए होंगे जो NPA लेगी और बेच देगी। इतना समझने के बाद क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठे कि आखिर इतने ज़्यादा NPA कैसे बन गए? उन NPO को, मतलब कंपनियों की प्रॉपर्टी को, क्यों जब्त किया जाएगा और क्यों ग्लोबल मार्केट में जाके बेचा जाएगा? इससे हमें भविष्य में क्या नुकसान होगा? क्या ऐसे सवाल आए हमारे मन में? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या बैंकों को भी पूरा का पूरा पैसा वापस मिलेगा? है कोई गारंटी? ऐसे सवाल हमारे दिमाग में आना ज़रूरी है दोस्तों अब इस साजिश को समझने की कोशिश करते हैं। NPA कैसे बने? तो दोस्तों NPA बने ही नहीं, जानबूझकर बनाए गए ताकि कंपनी कारोबार ख़त्म हो जाए, नुकसान हो जाए। समझ रहे? दूसरी बात, उन सभी कंपनियों को, कारोबारों को फिर से उठने ही नहीं दिया जाएगा, ना ही फिर से प्रगति होने पाए, इसलिए उन्हें बेचना ही उत्तम है। जैसे किसान के पास खेत है तो वह आज नहीं तो कल खेती करेगा, तथापि वही खेत उससे NPA के नाम पर छीन कर बेच दिया तो वो बेचारा क्या करेगा, है ना? और ख़रीदार कौन होंगे पता है आपको? ये NPA के खरीदार वही होंगे जो साजिशकर्ता लोगों के लिए काम करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, और उन्हीं साजिशकर्ताओं के इशारों पर ये चलते हों। तो कुल मिलाकर जितनी भी बंद कंपनियां हैं, प्रॉपर्टी है, उन्हें विदेश में बेचने की साजिश है यह बैड बैंक की संकल्पना। भारत की साधन संपत्ति, प्रॉपर्टी, संसाधन, प्रगति के जरिए सभी के सभी साजिशकर्ता लोगों के हाथ में चले जाने की साजिश है यह, ताकि भारत फिर कभी आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर ना होने पाए। और रही दूसरी बात, तो चलो मान लेते हैं कंपनी रिसोर्सेस NPA बेच भी दिए, ठीक है, तो भी क्या गारंटी है कि पूरा का पूरा पैसा वापस बैंकों को मिलेगा? जो विदेशी साजिशकर्ता लोग हैं, क्या वो पूरा का पूरा पैसा देंगे? मेरा स्पष्ट जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और यदि पूरा पैसा नहीं भी मिला तो इसका हर्जाना कौन देगा? उसके लिए भी सरकार ने एक तरकीब रखी है, आखिरी रास्ता जिसे बोल सकते हैं। एक है जो इसका हर्जाना देगा, मजबूरी में देगा, लेकिन देगा ज़रूर। पता है कौन? टैक्स पेयर। आप, मैं, हम सब कई तरह के टैक्स भरते हैं, तो उन्हीं टैक्स में बढ़ोतरी की जाएगी और इससे अतिरिक्त पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाकर उनसे भी वसूल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था तबाह करने का बड़ा षड्यंत्र है ये बैड बैंक, जो विदेशी साजिशकर्ता लोग वर्ल्ड बैंक के द्वारा करवा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? बैड बैंक के खेल को समझो, जो 3 भागों में खेला जा रहा है। पहला, संकट लेकर आओ। दूसरा, बिजनेस कारोबार बंद करवाओ। तीसरा, बंद पड़े बिजनेस, प्रॉपर्टी, संसाधनों को लूट लो। कितना आसान है। और बात सिर्फ बैड बैंक तक ही सीमित नहीं है दोस्तों,
अपितु नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन भी है, जो सरकारी एसेट्स संसाधन विदेशी साजिशकर्ताओं के हाथ में सौंपने की साजिश है। दोनों भी शुरू हो चुके हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पर भी मैंने वीडियो बनाया है। मैंने पहले ही बोला था कि न्यू नॉर्मल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में नौकरी, कारोबार, बैंक, बिजनेस सब बंद किए जाएंगे, तबाह किए जाएंगे। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। लो, हो गई उसकी शुरुआत। आपको क्या लगता है बैड बैंक और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में? आपकी राय कमेंट्स में बताइए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ऐसे ही रोचक तथ्य के वीडियो मैं हमेशा लेके आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।